Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. I am Chanchala Tiwari, your companion in this journey. I hope you have already subscribed my channel, Learning Hub of Chanchala Tiwari. You might be enjoying the learning process with me and please do comment आपको ये content कैसे लग रहे हैं? Are you able to understand them? Or if you are having any kind of problem then please do share your problems with me. So let's see कि आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं. Today we will be discussing one of the very important topic which comes in almost in all the exams. चाहे वो 10th के एग्जाम्स हो, 12th के एग्जाम्स हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, and how to solve the questions of comprehension and how we can easily comprehend the reading passages. So I hope you will learn all these things today. Let's start. So सबसे पहले हम comprehension क्या होता है वो जान लेते हैं. So the literal meaning of the word comprehension. So dictionary meaning of comprehension is ability to understand something. जब भी आप कुछ समझने की कोशिश करते हैं that is comprehension या grasp or to have grip over something or conception. So when you try to understand something, whatever is written, जो भी लिखा हुआ है और whatever you are reading and you are trying to making sense out of it कि what does those sentences mean, what does those sentences reflect, and when you are able to understand what is written in the text, जो लिखा हुआ है वो क्या बताना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, that means you are trying to comprehend it. You also try to interact with the text. Interacting with the text यानी कि जो text है, जो लिखा हुआ चीज है, उसके साथ आप बातचीत करते हैं through understanding the text completely. When you are able to understand the text, suppose you are reading a story and you are able to understand what is the progression in that story, उसमें क्या क्या progress हो रहा है, that means you are able to go through the story and you are able to move with the story ahead. आप उस स्टोरी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं. दैट मीन्स यू आर इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट. आप उस टेक्स्ट के साथ बातचीत कर रहे हैं. इफ यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड, दिस मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. यानी कि जो भी उसमें लिखा हुआ है, उन जो शब्दों का यूज किया गया है, आप उसको समझ पा रहे हैं. साथ साथ द इन्फ्रेंशियल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी वो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो क्या कहना चाह रहा है, आप वो भी समझ पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ जैसे कि शेक्सपियर ने कहा है दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो यहाँ पे जो लाइन है दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये दुनिया एक स्टेज है, ये इसका टेक्सचुअल मीनिंग है. यानी कि शब्दों का अर्थ है वर्ल्ड यानी दुनिया, स्टेज यानी कि एक प्लेटफॉर्म. तो ये आपने टेक्स्ट की मीनिंग भी समझ ली. एंड साथ साथ इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया कि दुनिया में तो सभी परफॉर्म करने आए हैं, सभी एक दिन जाएंगे. दैट मीन्स वो क्या लाइन कहना चाह रहा है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. इफ यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड द थिंग्स, तो आप एक तो उसके लिटरल मीनिंग समझ जाते हैं, साथ साथ आप उसके इन्फ्रेंशियल मीनिंग भी समझ जाते हैं. एंड यू आर ऑल्सो एबल टू इवेल्युएट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. उसका मूल्यांकन भी कर पाते हैं कि ये टेक्स्ट एक्चुअली में क्या कहना चाहता है. एक तो वो लाइन की मीनिंग भी आप समझते हो, उसका टोटल एज इन टोटलिटी वो व्हाट दैट पैसेज वांट टू से, आप वो भी समझते हैं. एंड एज वेल एज यू आर एबल टू इवेल्युएट की पूरी मीनिंग के पीछे की बात क्या है. तो अगर आप भी ये सारी बातें समझ पाते हैं, दैट मीन्स यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड, देन वर्क ऑन दिस थिंग्स. Now, what are the key ingredients which one need to comprehend? अगर आप comprehend करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए. You must be able to read and decode. सबसे फर्स्ट जो एबिलिटी है वो है रीडिंग की. आपको पढ़ने आना चाहिए और साथ साथ पढ़ने के साथ साथ डिकोड करना आना चाहिए. डिकोड यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इफ यू आर एबल टू रीड एंड डिकोड द टेक्स्ट वॉट एवर यू आर रीडिंग, दैट मीन्स यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड. एंड विद दिस यू ऑल्सो नीड लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन. अब ये लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन क्या है, अगर हम पढ़ लिए तो क्या ये लैंग्वेज नहीं है. सो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन इंक्लूड्स द बैकग्राउंड नॉलेज. means when you are reading the text you should be able to understand why it is written like this. साथ साथ vocabulary is very important, always I used to say.
जब आपको वर्ड्स पता होंगे, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट. एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर, वो किस टेंस में बात कर रहा है, किस सिंटेक्स में बात कर रहा है, वो लैंग्वेज स्ट्रक्चर यू नीड टू अंडरस्टैंड. एबिलिटी ऑफ इन्फरेंसेस, again means what that text actually want to say you, that also you need to understand in order to comprehend. So these are the basic ingredient which you need, कि आपको पहले तो उसका बैकग्राउंड समझना होगा कि किस स्टोरी से, कहाँ से ये बातें आई हैं. Vocabulary is very important. The language structure, which comprises of the syntax, tense, grammar portion, everything, and the ability to inference the text. Inference यानी होता है कि उससे conclusion draw करना कि क्या वो text कहना चाह रहा है. So these are the key ingredients. Now what things to be kept in mind while comprehending? जब आप comprehend कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. So first step is connecting the text with some image or known knowledge. This is very important. तभी आप समझ पाते हैं. जैसे एप्पल अगर हम बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में एक रेड सा राउंड शेप में कुछ आना चाहिए. दैट मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एप्पल का मतलब ये है. सो दैट इज हाउ यू ट्राई टू कनेक्ट द टेक्स्ट विथ सम काइंड ऑफ इमेज. और व्हेन यू से स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट जैसे ही बोलते हैं एक दिमाग में स्टूडेंट का एक image आता है, that or a boy or a girl will be sitting on a desk and bench and doing some work. And if you say a teacher, a thing comes in your mind that some person is writing something on the blackboard, or some reading task is going on, or something else, so that person is teaching. So in this way, when we say a word or when we say a line, we try to connect that text with some kind of images or our known knowledge. तो कनेक्शन बैठाना जो है उन चीजों के साथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग द टेक्स्ट. द नेक्स्ट थिंग इज ब्रेकिंग द वर्ड्स इनटू डिफरेंट सिलेबल्स सो दैट द मीनिंग कुड बी अंडरस्टूड. नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू रीड द वर्ड विच इज रिटन, देन हाउ विल यू डू? तो आप क्या करोगे, कैसे समझोगे? सो देन what you need to do, you need to break the words. आपको उस शब्द को तोड़ना पड़ेगा ताकि आप उसको अच्छे से सही से प्रोनाउंस कर पाओ और फिर सही से समझ सको कि उसकी मीनिंग क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन. सो देयर आर 5 syllables आर देयर. इस एक वर्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड में 5 syllables है. तो 5 syllables का जो ये वर्ड है, अब आप इसके हेल्प से इसको ठीक से पढ़ भी पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन. एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप एडमिशन सोच सकते हैं. एडमिशन कहाँ होता है? स्कूल में होता है. एडमिशन कौन लेता है? तो कोई एक व्यक्ति बैठा होता है. देयर इज सम पर्सन हु इज फ्रॉम द ऑफिस. सो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एडमिशन यानी कि ऑफिस. इस तरह से यू कैन इवेलुएट एंड यू कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन ऑफ द मीनिंग. और इफ यू आर reading some other kind of word like और space, तो आप space से भी समझ सकते हो कि space यानी जगह, खाली जगह. देन खाली जगह कहाँ होता है? तो आसमान में भी खाली जगह होता है, तो मे बी कुछ space से related होगा. This is how you have to understand the meaning of the word. So if you are able to read the word properly, break them into syllable and then try to find out the meaning of the word. Trying to understand the given passage as a whole, it is very important. This is what I always say to my students. आप एक वर्ड पे स्टक मत हो जाइए, अटक मत जाइए. अगर एक वर्ड नहीं पता है तो ट्राई टू रीड द होल पैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज एज अ होल. जब आप उस पूरे पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं तो उसके में जो एक आध वर्ड है विच यू डोंट नो, दैट ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसका मतलब समझना आसान होता है. जैसे कि ऐसे अगर मैं स्पेस बोल रही हूँ तो हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन अगर साथ साथ मून, प्लैनेट और स्काई और अर्थ, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सोलर प्लैनेट, एक्लिप्स, ये सारे कुछ अगर उस पैसेज में आ रहे हैं तो आप समझ जाओगे कि इसका मतलब कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स या स्पेस की बात हो रही है, इसी का ये मतलब होगा. तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हाउ टू रिलेट and how to get the meaning of those words from the passage itself. So try to understand the whole passage and then find out the meaning of some particular word. किसी भी particular word का मतलब आप वहां से निकाल के समझ सकते हैं.
तो यू ऑलवेज रीड एंड रिवील, पढ़िए और फिर उसको निकालिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। Now, what types of reading comprehension comes in your exam? So there are basically three passages, seen and unseen. Seen में जो आपके टेक्स्ट बुक का पैसेज हो सकता है, क्लास 9th 10th 11th 12th के लिए जो एग्जाम्स में होते हैं वो सीन और अनसीन पैसेजेस होते हैं, एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं वो अनसीन पैसेजेस ही मोस्टली होते हैं. बट दोज अनसीन पैसेजेस आर ऑल्सो समटाइम्स सीन बिकॉज यू आर ऑलरेडी रीडिंग सो मेनी थिंग्स. आप बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं तो वो भी हो सकता है कि आपका पढ़ा हुआ ही आए. तो सीन पैसेज में जो कि आपके चैप्टर या टेक्स्ट बुक से होता है, एंड अनसीन पैसेज जो कि आपके किसी भी करंट इशू से हो सकता है, कोई भी मॉरल स्टोरी हो सकती है, या कोई भी आपका पैसेज फ्रॉम एनी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी और स्टोरी हो सकती है, और इट कुड बी एनी पैसेज इन द पोएट्री फॉर्म. तो यू हैव टू बी रेडी कि किसी भी टाइप का पैसेज आ सकता है. तो आप अगर करंट सोशल इश्यूज या पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में अवेयर हैं तो डेफिनेटली वो पैसेज उस बारे में हो सकता है. एंड देन इट कुड बी अबाउट सम इंस्पिरेशनल स्टोरी भी हो सकता है किसी मोटिवेशनल पर्सन की, जैसे गांधी जी या नेहरू जी या बुद्ध, गौतम बुद्ध, महावीर, और एनी अदर काइंड ऑफ पर्सन हु इज वेरी नॉलेजेबल जिनके बारे में आप पढ़ते हैं. तो पैसेज कुड बी ऑफ एनी काइंड. Now let's do one example. So here is one passage. ये एक passage है. Let me read it out and then we will try to answer the questions. A great sage once had a group of disciples. They were all very bright and eager students, and the sage had all the reasons to be proud of them. One day the sage realized that he has imparted enough knowledge to his disciples. Now they were all very learned. There was only one thing the sage had not taught them, and that was the special verse that could bring the dead back to life. The sage knew that such knowledge was too wonderful and could prove to be a dangerous thing in the hands of someone who was not very wise. The sage pondered over this for a long time, but he also knew that if he did not pass on this secret verse, it could die with him. So at last he called his cleverest disciple aside and said, I am going to teach you a very special verse. If you chant this, you can bring to life a dead person or animal. Use only when you need it and never misuse or test your powers vainly. So in this passage, you can see that there is a word like sage. There is a word of group of disciples. Now what is disciples? Then again they are very bright and eager students. So अगर आपने सिर्फ ये वर्ड देखा कि डिसिपल क्या है, यहीं पे अटक गया, तो यू माइट गेट कंफ्यूज कि ये क्या होता है. बट नेक्स्ट लाइन में ही इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि दे वेर ऑल वेरी ब्राइट एंड ईगर स्टूडेंट्स, यानी कि डिसिपल्स का मतलब भी स्टूडेंट ही होता है. एंड they were very bright and eager students and the sage had all the reasons to proud of them. अब अगर आपको sage का मतलब भी नहीं पता है तो यहाँ इस लाइन को पढ़ के आप समझ सकते हो कि if student है तो sage में भी टीचर को बोला जाता होगा, है ना. एग्जैक्टली अगर आपको sage का मतलब नहीं पता तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो शायद स्टूडेंट और टीचर की बात हो रही है. One day the sage realized that he has imparted enough knowledge to his disciples. Now they were all very learned. There was only one thing the sage had not taught them. एक चीज है जो सेज ने उनको नहीं पढ़ाया, that was special words. कोई स्पेशल मंत्र है जो उसने नहीं पढ़ाया, और वो मंत्र ऐसा स्पेशल है that could bring the dead back to life. मृत्यु वाले लोगों को वापस जिंदा कर सकता है. अब हमने ये पैसेज तो पढ़ लिया. Now we should move to the questions. अब क्वेश्चन है What made the sage proud? तो अभी अभी हमने एक पढ़ा था कि कुछ तो प्राउड वर्ड आया था, तो वी कैन डू कि प्राउड कहाँ है, तो वी फाइंड आउट द वर्ड प्राउड. तो प्राउड यहाँ है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राउड हमें मिल गया. तो हैड ऑल द रीजंस टू बी प्राउड, तो क्यों, अब यहाँ क्वेश्चन भी है व्हाट मेड द सेज प्राउड, सेज को क्या प्राउड फील करा रहा है. तो यहाँ लिखा है ऑल द प्राउड, तो हम यहाँ से मिल सकते हैं कि दे वेर ऑल वेरी ब्राइट एंड ईगर स्टूडेंट्स and the sage had all the reasons to proud of them. तो हम यहाँ से इस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि they have all the, यहाँ से यहाँ तक जो है we have the answer. Now
Let's move to the second question. Second question है, whom did the sage teach the special words? Whom did the sage teach the special words? Special words किसको पढ़ाया sage ने? Now यहाँ पे हमने पढ़ा there was only one thing, sage had not taught, ये तो नहीं पढ़ाने की बात हो रही है. So the sage knew such knowledge was very, so the sage pondered over his this for the long time, it could die with him. So at last he called his cleverest disciple aside and said, I am going to teach you a very special word. That means sage has taught the special words to his cleverest disciple. यहाँ हमें second answer मिल गया. Third question is, why was the sage hesitating to teach the special words? तो हिचकिचा क्यों रहे थे टीचर पढ़ाने में? क्यों हिचकिचा रहे थे? तो the sage knew such knowledge was too wonderful and could prove to be dangerous thing. तो यहाँ पे ये sage सोच रहे थे कि शायद ये नॉलेज बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है और इसीलिए he was hesitating in teaching this. कोई इसका मिसयूज भी कर सकता है इस नॉलेज का, इसीलिए वो हेजिटेट कर रहे थे. तो थर्ड आंसर भी हमें मिल गया. व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पैसेज? तो इस होल पैसेज का मैसेज क्या है? अब ये आपको सोच किना है कि हमें क्या इसका मैसेज है. तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस पूरे पैसेज में जो है, जो सेज हैं वो सोच रहे हैं कि मिसयूज ना हो. तो ये भी मैसेज हो सकता है कि वी शुड गिव द पावर ओनली टू वाइज पीपल सो दैट दे डू नॉट मिसयूज इट. ये भी मैसेज हो सकता है. या आपको जो मैसेज लग रहा है यू कैन राइट इट. So in this is one of the ways to solve the comprehension questions. Let's see another example. यहाँ हम लोग दूसरी तरह से देखते हैं. यहाँ हमने फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि what does the speaker love? What does the winter turn snow into? Make sentences with snow and turn. तो हमने सबसे पहले ये वाले जो हम पैसेज को देख रहे हैं यहाँ पे we are trying to read the questions first. हमने पहले क्या किया? क्वेश्चंस पढ़ लिया. अब हम पैसेज को पढ़ेंगे. जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा यू मस्ट थिंक अबाउट सम इमेजेस. आपने इमेजेस ड्रॉ किया कि यहाँ पे विंटर टर्न स्नो. स्नो सोच के मेरे दिमाग में ये इमेज आया. या स्नो ऐसा भी होता है कि स्नोफॉल हो रहा है, हम देखते हैं टीवी में स्नोफॉल होता है, कश्मीर में देखते हैं. तो इस तरह का इमेज हमारे दिमाग में आया. नाउ दिस इज अ पोएम. विंटर विंटर डू यू नो आई लव द फ्लफी प्योर वाइट स्नो. Winter, winter, you are turning snow into ice. Winter, winter, that's not very nice. ये पोएम था. Now, what does the speaker love? यहाँ पे love की बात हुई. I love the fluffy, pure white snow. तो इसका मतलब कि स्पीकर को क्या पसंद है? स्पीकर love the fluffy, pure white snow. सीधे हमें आंसर पता चल गया. Now, what does the winter turn into snow? तो विंटर क्या चीज को टर्न इनटू? आइस को स्नो में टर्न कर रहा है. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यू आर टर्निंग स्नो इनटू आइस. सो द विंटर इज टर्निंग स्नो इनटू आइस. मेक सेंटेंसेस विथ स्नो एंड टर्न. दैट यू कैन डू. आप खुद से सेंटेंस बना सकते हो. सो दिस इज अनदर वे ऑफ कॉम्प्रीहेंडिंग. Either you first read the whole passage and then read the question and then again read the passage to find out the answer, or you can read the questions first and then you read the passage and then you try to find out the answer. आप दोनों में से जो आपको easy लगे आप कर सकते हैं. Now अभी हम क्या करते हैं कि हम एक प्रोसेस बना लेते हैं कि हम कैसे कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करेंगे. What I feel is good for you, जिसमें कम टाइम वेस्ट होता है, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट रफली. आप सबसे पहले क्वेश्चंस को रफली रीड कर लीजिए. इससे क्या होगा? यू विल गेट एन आइडिया इनटू योर माइंड कि हमें किस तरह के वर्ड्स को फाइंड आउट करना है पैसेज में. आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस रीड द टेक्स्ट ऑफ द पैसेज केयरफुली. टेक्स्ट को अच्छे से पढ़िए, जो पैसेज दिया है उसको बढ़िया से पढ़िए. एंड देन रीड द क्वेश्चंस अगेन. फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए. इससे क्या होगा? यू विल बी एबल टू कनेक्ट. You will be able to connect the words from the question and the passage and you will able to find out the answers easily. Then read the text again and try to connect it with an image with your prior understanding. जैसे स्नो वाले में हमने पहले से जो हमारे मन में अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने स्नो देखा हुआ है, स्नो कैसा होता है, वो इमेज से हम समझने की कोशिश करते हैं. After that, underline the text which you find that may related to the answers of the question. अब after reading the questions and after reading the text, when you have already read the question,
एंड आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस, जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें जो भी वर्ड आपको क्वेश्चंस वाले मिलते हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए एंड देन ट्राई टू यूज द गिवन सेंटेंसेस टू फॉर्म द आंसर। आप कोशिश करिए कि पैसेज से ही आप आंसर फॉर्म कर लें। इफ यू आर नॉट एबल टू मेक गुड सेंटेंसेस योरसेल्फ, देन इनिशियली यू कैन यूज द सेंटेंसेस गिवन इन द टेक्स्ट इटसेल्फ, वहां से भी आप आंसर फॉर्म कर सकते हैं। एंड इफ यू आर एबल टू राइट इन योर ओन सेंटेंसेस, दैट्स वेल एंड गुड, वेरी नाइस, आप अपना भी सेंटेंस बना सकते हो। नाउ लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल, कैसे हम पैसेज को कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। अगेन आई एम यूजिंग द क्वेश्चन एंड देन पैसेज टेक्निक। पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग पैसेज को देखेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज, व्हेन वाज अब्राहम लिंकन बोर्न। अब अब्राहम लिंकन सुनते ही मेरे दिमाग में अब्राहम लिंकन का एक फेस आ गया एंड आई हैव रेड वन ऑफ द चैप्टर ऑफ अब्राहम लिंकन, जो क्लास 9th के बुक में भी है, पोयम है, लेटर ऑफ अब्राहम लिंकन टू द टीचर। तो वहां से मेरे दिमाग में ये आया कि हमने अब्राहम लिंकन को पढ़ा है। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फादर। अब इसके फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में हमें आंसर देना है। एंड व्हाट वाज हिज फेमस स्पीच इन 1860 अबाउट, मेक सेंटेंसेस विद स्लेव पॉलिटिक्स। ये 4 क्वेश्चंस टोटल पैसेज से हैं। नाउ लेट्स रीड द पैसेज। तो हमने क्या टेक्निक सोचा था, हमने पहले सोचा था कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड पैसेज में जो जो वर्ड्स उससे रिलेटेड मिलेंगे वी विल स्टार्ट अंडरलाइनिंग इट। तो हम लोग वही टेक्निक फॉलो करते हैं। क्वेश्चन था व्हेन वाज अब्राहम लिंकन बोर्न। अब फर्स्ट लाइन वी आर रीडिंग, अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन 1809। ले, ये तो फर्स्ट ही लाइन में हमें आंसर मिल गया। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। ही वाज अ सेल्फ मेड मैन, हिज फादर वाज अ पुअर फार्मर। क्वेश्चन यही था, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फादर। तो हिज फादर वाज अ पुअर फार्मर। सो आप आंसर लिख सकते हो, हिज फादर वाज अ पुअर फार्मर। What was his famous speech in 1860 about? अब हम पढ़ते हैं कि कहाँ मिलता है हमें 1860। So Abraham worked first as a woodcutter, but he wanted to make progress in life. He learned how to read and write. He got a job as a clerk. Then he was a storekeeper and then a postmaster. He studied law in his spare time. He became a lawyer. He took up politics. Soon he was well known as an orator. In 1860, 1860 आ गया, हमारे क्वेश्चन में भी 1860 से कुछ था। He made a famous speech against slavery. So क्वेश्चन था what was his famous speech about? तो his famous speech was about slavery, है ना। ये सीधे सीधे हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। एंड देन हमारा लास्ट क्वेश्चन सेंटेंस बनाना था। सो एट दैट टाइम स्लेव्स वेर केप्ट इन द साउदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द सेम ईयर ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो 2 सेंटेंसेस हमें बनाने हैं स्लेव और पॉलिटिक्स से। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, स्लेव्स वेर केप्ट इन द साउदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी सेम सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं और यू कैन मॉडिफाई लिटिल बिट एंड देन यू कैन प्रोड्यूस योर ओन सेंटेंस। एंड पॉलिटिक्स से भी आप एक सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। So this is how you can do the comprehension part. This will save your time. ये आपका टाइम बचाता है because you know the questions and you are underlining directly the ponding upon to the passage and you are answering the questions. What are the common areas of the questions? 10th, 12th, competition सब के बारे में। तो generally जो questions आते हैं antonyms and synonyms आते हैं, opposite words पूछ सकते हैं। Then जैसे कि the word which is opposite of irresponsible in the passage, तो एक पैसेज होगा जिसमें irresponsible का opposite word होगा, तो आपको ढूंढना होगा कि क्या हो सकता है। तो जैसे आंसर है responsible। मीनिंग ऑफ अ वर्ड भी पूछ सकते हैं, लाइक द वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन एनवायरमेंट एंड ऑल द लिविंग थिंग्स, इसको क्या बोलते हैं, तो इकोलॉजी। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी पूछ सकते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मीन्स वन वर्ड फॉर अ लॉन्ग सेंटेंस। द बुक दैट टेल्स अस ऑल द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, इसको क्या कहते हैं, तो डिक्शनरी। शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि अभी आपको एग्जांपल्स में मैंने दिखाया। सो दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आपको एक पैसेज से आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन, सेंटेंस मेकिंग, राइमिंग वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। नाउ व्हाट आर द की थिंग्स टू कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू। सो सबसे पहले तो मेकिंग कनेक्शन विथ प्रीवियस नॉलेज, वॉट एवर यू हैव रेड। सो बेसिक थिंग इज यू हैव टू रीड अ लॉट। अगर आपने बहुत पढ़ा है और पढ़ते हैं हमेशा, देन यू विल बी एबल टू मेक कनेक्शन विद द प्रीवियस नॉलेज।
So reading is important. Known to unknown, अननोन टू नोन में मत जाइए, नोन टू अननोन में जाइए. जो आपको पता है वहां से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए. अंडरलाइनिंग एंड लिंकिंग द कॉमनैलिटी बिटवीन क्वेश्चंस एंड गिवन पैसेज, जैसा कि मैंने लास्ट एग्जांपल में किया. जो भी क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो भी वर्ड्स आपको पैसेज में मिल रहे हैं, अंडरलाइन देम एंड ट्राई टू लिंक देम, उनके बीच कनेक्शन बिठाइए ताकि आपको आंसर्स जल्दी से मिल सके. बी अवेयर एंड अपडेटेड रिलेटेड टू सोशल एंड पॉलिटिकल इशू ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या बोर्ड्स एग्जाम होते हैं उसमें जो पैसेजेस आते हैं वो रिलेटेड टू रीसेंट अपडेट्स ऑफ इन द सोसाइटी जो होता है वही होता है. तो आपको उसके बारे में पढ़ते रहना चाहिए. जैसे दिस टाइम देयर कुड बी मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द टोक्यो ओलंपिक्स विच इज गोइंग ऑन. सो बी अवेयर एंड अपडेटेड, कीप योरसेल्फ अपडेट so that you can answer the questions. Make reading for at least 15 minutes as part of your routine. This is very important aspect. You will not be able to make any kind of connection between the present text which you are reading and the previous knowledge. So हर रोज कम से कम 15 मिनट किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी बुक किसी भी क्लास का उठा के आप पढ़ने की कोशिश करिए and try to understand what that text really want to tell you. Then only you will be able to comprehend easily in the exam. This is not an instant noodle जो आप 2 मिनट में पकाएंगे और खा लेंगे. You have to practice it. Practice is the key. Always remember. I hope you have understood everything and thank you very much for your time and patience. If you have any doubt then please mention that in the comment section so that I can answer you. Happy reading and read, always read. It will really help you. Thank you very much for your time and don't forget to share, subscribe and like the channel, as well as don't forget to advise what you want next from me. Thank you very much.